वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू लेक्चर्स बाय वकास अजीज। यूरोपियन हिस्ट्री का एपिसोड 9 है। इसमें हम कांग्रेस ऑफ वियना को डिस्कस करेंगे 1814 से 1815 तक। ठीक हो गया? बैकग्राउंड से स्टार्ट करते हैं। ये जो बैकग्राउंड में मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, इन सबको मैंने पिछले एपिसोड्स में डिस्कस किया हुआ है डिटेल में, तो अभी मैं डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा, आप लोगों को जस्ट रिकेप कराऊंगा चीजें और फिर हम मूव ऑन कर जाएंगे कांग्रेस ऑफ वियना पे। ठीक, लिंक बनाना जरूरी है, इसलिए मैंने बैकग्राउंड लिखा है। लिंक बनाना जरूरी है। देखें, बैकग्राउंड में सबसे पहला पॉइंट है कॉन्टिनेंटल सिस्टम। नेपोलियन ने यूरोप के अंदर कॉन्टिनेंटल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। ग्रेट ब्रिटेन के अगेंस्ट था, ग्रेट ब्रिटेन की ट्रेड को हिट करना था। यह मकसद था नेपोलियन का, कॉन्टिनेंटल सिस्टम को यूरोप के अंदर इंट्रोड्यूस करने का। लेकिन नेपोलियन ने इतना स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट किया इस कॉन्टिनेंटल सिस्टम को कि पूरे के पूरे यूरोप के अंदर स्टारवेशन हुई, स्कार्सिटी ऑफ फूड हुई, इन्फ्लेशन बढ़ी, सोशल अनरेस्ट आया और नेपोलियन की अनपॉपुलैरिटी का रीजन बना कॉन्टिनेंटल सिस्टम। ठीक, फिर सबसे पहला कंट्री जिसने कॉन्टिनेंटल सिस्टम के अगेंस्ट रिवॉल्ट किया, उसने क्लियर कट इंकार कर दिया कि मैं मजीद कॉन्टिनेंटल सिस्टम को इंप्लीमेंट नहीं कर सकता, वो पुर्तगाल था। तो नेपोलियन ने पुर्तगाल के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर दी। सेकंड पॉइंट देखिए, पेनिनसुलर वॉर। नेपोलियन ने पुर्तगाल पे वॉर डिक्लेयर की, लेकिन पुर्तगाल के साथ वो लड़ने तो लगा, साथ ही साथ वॉर उसने स्पेन के साथ भी लड़ी, फिर ग्रेट ब्रिटेन के साथ भी लड़ी, ऑस्ट्रिया के साथ भी लड़ी, रशिया के साथ भी लड़ी, प्रशिया के साथ भी लड़ी। अब पेनिनसुलर वॉर पे जब मैंने ये लेक्चर दिया था तो हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो पेनिनसुलर वॉर में खास बात यह है कि नेपोलियन सिर्फ पुर्तगाल के साथ नहीं लड़ रहा, बल्कि स्पेन के साथ भी लड़ा है, ग्रेट ब्रिटेन के साथ भी लड़ा है, ऑस्ट्रिया के साथ भी लड़ा है, रशिया के साथ भी लड़ा है, प्रशिया के साथ भी लड़ा है। तो पूरे यूरोप के अंदर नेपोलियन लड़ रहा है। फिर आती है अलाइड इन्वेजन ऑन फ्रांस। जब नेपोलियन पूरे यूरोपियन कंट्रीज के साथ लगातार लड़ रहा है, तो ये जो यूरोपियन कंट्रीज थे, ऑस्ट्रिया, प्रशिया, रशिया, ग्रेट ब्रिटेन, स्पेन, पुर्तगाल, ये सारे इकट्ठे हो गए कि यार इकट्ठे मिलकर नेपोलियन को डिफीट करते हैं। तो अलाइड इन्वेजन ऑन फ्रांस हुई। जब नेपोलियन के ऊपर अलाइड इन्वेजन हुई, ये सारे कंट्रीज जिनके साथ नेपोलियन अलग अलग लड़ रहा था, ये मिल गए, इन्होंने मिलकर नेपोलियन पे अटैक किया, फ्रांस पे अटैक किया। तो जाहिर बात है ये तादाद में भी ज्यादा थे। नेपोलियन सिर्फ एक फ्रेंच आर्मी थी उसके पास, नेपोलियन कुछ नहीं कर सकता था। और वैसे भी नेपोलियन और उसकी जो फ्रेंच आर्मी थी, पेनिनसुलर वॉर में उन्हें बड़े लॉसेस हुए थे, उनके सोल्जर्स मर गए थे, उनको इकोनॉमिक लॉस हुआ था। तो अलाइड इन्वेजन ऑन फ्रांस को नेपोलियन नहीं रोक सका, तो नेपोलियन हार गया। फिर आती है फर्स्ट ट्रीटी ऑफ पेरिस। जब नेपोलियन हार गया तो पहली ट्रीटी हुई पेरिस की, जिसमें नेपोलियन के साथ बड़े लिबरल टर्म्स में उन्होंने एग्रीमेंट किया। ये जो अलाइड पावर्स थी, ऑस्ट्रिया, प्रशिया, रशिया, ग्रेट ब्रिटेन, स्पेन, पुर्तगाल, इन्होंने नेपोलियन के साथ बड़े लिबरल टर्म्स में एग्रीमेंट किया। फर्स्ट ट्रीटी ऑफ पेरिस। नेपोलियन को कहा कि आप चले जाएं एल्बा, फ्रांस का थ्रोन छोड़ दें, आप एल्बा चले जाएं, हम आपको एनुअली 2 मिलियन फ्रैंक्स देंगे, बस हमारी जान छोड़ो, तुमने तो पूरे के पूरे यूरोप के अंदर लड़ लड़ के बड़ा गर्क कर दिया है। नेपोलियन बेचारे के पास और कुछ ऑप्शन नहीं था, वो चला गया एल्बा। ठीक, नेपोलियन चला गया। फिर आते हैं द 100 डेज। इस 100 डेज को गौर से सुने, इस 100 डेज को फर्स्ट कांग्रेस ऑफ वियना कहते हैं। जब पहली बार यूरोपियन डिप्लोमेट्स मिले, फर्स्ट ट्रीटी ऑफ पेरिस के बाद पहली दफा यूरोपियन डिप्लोमेट्स 100 दिनों के लिए मिले, उसे द 100 डेज या फर्स्ट कांग्रेस ऑफ वियना कहते हैं। मकसद यह था कि अब नेपोलियन चला गया है, तो अब फ्यूचर ऑफ फ्रांस क्या होना चाहिए, नेपोलियन ने जितनी लड़ाइयां लड़ी हैं, जितने इलाके कब्जा किए हैं, उनको कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं या रिस्टोर कर सकते हैं, यह मकसद था। लेकिन द 100 डेज फर्स्ट कांग्रेस ऑफ वियना नाकाम हो गई। क्यों नाकाम हुई? क्योंकि कोई भी यूरोपियन डिप्लोमेट इन 100 दिनों में सीरियस नहीं था। शराब पी रहे थे, शादियां कर रहे थे, जो लड़की पसंद आ रही है शादियां कर रहे हैं, आपस में उनके इख्तलाफ थे, कोई सीरियस नहीं था। द 100 डेज या इसे फर्स्ट कांग्रेस ऑफ वियना कहो, टेरिबली फ्लॉप हुई। अब ये 100 डेज चल रहे हैं, कुछ काम नहीं हो रहा, सारे अपनी आयाशियों में मस्त हैं, एंजॉय कर रहे हैं। नेपोलियन एल्बा में बैठा हुआ है। नेपोलियन को 3 मसले हुए। पहली बात, फर्स्ट ट्रीटी ऑफ पेरिस में उसे कहा था कि एनुअली हम आपको 2 मिलियन फ्रैंक्स देंगे, वो पेंशन उसे नहीं मिली। दूसरी बात, नेपोलियन की फैमिली फ्रांस में थी, नेपोलियन को खुद एल्बा भेज दिया था। अब नेपोलियन वहां से अपनी फैमिली से कांटेक्ट करना चाहता था, कांटेक्ट करने नहीं दे रहे थे यूरोपियन डिप्लोमेट्स। दूसरा मसला हुआ नेपोलियन को। तीसरी बात, नेपोलियन बड़ा डिसअपॉइंट हुआ कि ये जो 100 डेज की मीटिंग चल रही है फर्स्ट कांग्रेस ऑफ वियना, इसमें यूरोपियन डिप्लोमेट्स कितने अनसीरियस हैं, कोई सिंसियरिटी उनके अंदर है ही नहीं। नेपोलियन वहां से वापस उठ के आया, दोबारा से फ्रांस आया। उसकी इंटेंशन थी कि दोबारा फ्रांस की हुकूमत मेरे हाथ में होगी और दोबारा से मैं इन सब के साथ लड़ूंगा फ्रेंच आर्मी को लेके। जैसे ही नेपोलियन दोबारा आया
फ्रांस फ्रेंच आर्मी को दोबारा से तैयार करने लगा लड़ने के लिए। ये यूरोपियन डिप्लोमेट्स वियना में मौजूद थे। इन्होंने बैटल ऑफ वाटरलू, जो वाटरलू के मकाम पे दोबारा नेपोलियन के साथ लड़ाई लड़ी। यही अलाइड थे, अलाइड पावर्स थी, ग्रेट ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया, ऑस्ट्रिया, इन सब ने मिलकर दोबारा से वाटरलू के मकाम पे नेपोलियन के साथ लड़ाई लड़ी और इस बार नेपोलियन को टेरिबली डिफीट किया, बुरी तरह डिफीट किया, फ्रेंच आर्मी को बुरी तरह डिफीट किया। ठीक, फिर आती है सेकंड ट्रीटी ऑफ पेरिस। जब नेपोलियन को दूसरी बार डिफीट किया तो सेकंड ट्रीटी ऑफ पेरिस हुई 1815 में और नेपोलियन और फ्रांस के ऊपर इस दफा हार्श कंडीशंस रखी गई। फर्स्ट ट्रीटी ऑफ पेरिस में इतनी हार्श कंडीशंस नहीं थी, सेकंड ट्रीटी ऑफ पेरिस में हार्श कंडीशंस रखी गई। नेपोलियन की जो एनुअल पेंशन थी वो खत्म कर दी, नेपोलियन को पूरी तरह एग्जाइल कर दिया फ्रांस से और सेंट हेलिना भेज दिया कि दोबारा तुम नहीं आना फ्रांस, तुम्हारे ऊपर पाबंदी है। उसके बाद जो फ्रांस था, क्योंकि नेपोलियन जब दोबारा इस 100 डेज के दौरान जब दोबारा आया था फ्रांस, तो फ्रांस के ऊपर इंडेमनिटी इस सेकंड ट्रीटी ऑफ पेरिस में लगाई कि आपने कैसे नेपोलियन को दोबारा आने दिया। नेपोलियन ने, आप देख ही रहे हो कि पूरे यूरोप का क्या हाल कर दिया था उस पेनिनसुलर वॉर में, तो आप कैसे दोबारा नेपोलियन को एक्सेप्ट कर सकते हो। तो इस दफा सेकंड ट्रीटी ऑफ पेरिस में फ्रांस के ऊपर भी इंडेमनिटी लगाई गई और इवन के अलाइड जो फोर्सेस थी, ग्रेट ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया, ऑस्ट्रिया, उनकी आर्मी को फ्रांस के अंदर डिप्लॉय कर दिया ताकि दोबारा से फ्रांस यूरोप का पीस बर्बाद ना करे। अब ये जो ओरिजिनल कांग्रेस ऑफ वियना है, फर्स्ट कांग्रेस ऑफ वियना द 100 डेज, वो तो फेल हो गई थी, यूरोपियन डिप्लोमेट्स सीरियस ही नहीं थे। तो ये जो सेकंड ट्रीटी ऑफ पेरिस के बाद जो ओरिजिनल कांग्रेस ऑफ वियना होती है, ये इसी सेकंड ट्रीटी ऑफ पेरिस की एक्सटेंशन है। समझ आ रही है बात की कि ये जो अभी हम कांग्रेस ऑफ वियना पढ़ेंगे, ये इसी सेकंड ट्रीटी ऑफ पेरिस की एक्सटेंशन है। देखें, कांग्रेस ऑफ वियना, इसे कांग्रेस ऑफ यूरोपियन डिप्लोमेट्स भी कहते हैं। पहली दफा द 100 डेज में फर्स्ट कांग्रेस ऑफ वियना में वो लोग यूरोपियन डिप्लोमेट्स इनसिंसियर थे, जिसकी वजह से नेपोलियन दोबारा आ गया, इन्हें दोबारा वॉर लड़नी पड़ी। अब इनको सबक मिला, अब ये सिंसियर हो गए, सीरियस हो गए। सेकंड ट्रीटी ऑफ पेरिस की, उसके बाद इन्होंने अपनी ओरिजिनल कांग्रेस ऑफ वियना पे काम शुरू किया, जिस मकसद के लिए ये लोग इकट्ठा हुए थे कि भाई पॉलिटिकल मैप यूरोप का रीड्रॉ करना है, फ्रांस के साथ किस तरह का हमने फ्यूचर उसका रिलेशन कैसे रखने हैं। अब ये सीरियस हो गए, इसलिए हम कांग्रेस ऑफ वियना को सेकंड ट्रीटी ऑफ पेरिस के बाद पढ़ रहे हैं, ओरिजिनल कांग्रेस ऑफ वियना। अब देखो, एम्स ऑफ कांग्रेस ऑफ वियना क्या थे? टू डिस्कस द फ्यूचर ऑफ फ्रांस। सबसे पहली बात थी कि फ्यूचर ऑफ फ्रांस क्या होना चाहिए। इन्होंने जो लुइस 16 का खानदान था उसकी बादशाहत को वापस रिस्टोर किया फ्रांस के अंदर। ठीक, उसके बाद फ्रांस के अंदर आर्मी इन्होंने डिप्लॉय की हुई थी, अलाइड आर्मी, कि भाई जब तक फ्रांस अपने ये इंडेमनिटी पे नहीं करेगा तब तक हम फ्रांस के अंदर आर्मी को डिप्लॉय रखेंगे। टू रीड्रॉ द पॉलिटिकल मैप ऑफ यूरोप। नेपोलियन ने अपने दौर में लड़ाइयां लड़ के जितने यूरोप के अंदर टेरिटरीज को कब्जा किया था, अब उन टेरिटरीज को दोबारा रीस्टोर करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, उन सब पे डिस्कस करना है। तो ये बात थी, टू रीड्रॉ द पॉलिटिकल मैप ऑफ यूरोप। टेरिटोरियल सेटलमेंट करनी है। जाहिर बात है, जिन टेरिटरीज को जबरदस्ती नेपोलियन ने कब्जा किया था, फ्रांस के अंदर शामिल किया था, अब उनको दोबारा वहां से फ्रांस से निकालना है और जिन जिन की टेरिटरीज हैं उनको वापस करना है। तो टेरिटोरियल सेटलमेंट करनी है। टू सिक्योर परमानेंट पीस इन यूरोप। नेपोलियन ने पेनिनसुलर वॉर लड़के, कंटिनेंटल सिस्टम से स्टार्ट करो, पेनिनसुलर वॉर तक आओ और फिर बैटल ऑफ वाटरलू तक आओ। नेपोलियन ने बेड़ा गर्क कर दिया था, यूरोप के अंदर पीस ही खत्म हो गया था सिर्फ एक नेपोलियन की वजह से कि लड़ रहा है। तो अब क्या था, इनका मकसद क्या था कांग्रेस ऑफ वियना का? कि टू सिक्योर परमानेंट पीस इन यूरोप। अगला पॉइंट, लास्ट पॉइंट, टू सराउंड फ्रांस बाय अ रिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग स्टेट्स। इन्होंने कहा कि फ्रांस ना, पिछले कई सालों से फ्रांस यूरोप के अंदर बड़ा एग्रेसिव नेचर शो कर रहा है। रेवोल्यूशन भी फ्रांस के अंदर आया, बादशाह के निजाम को उठा के फेंक दिया। फिर रेवोल्यूशन के बाद जो रेवोल्यूशनरीज की अपनी गवर्नमेंट बनी, डायरेक्टरी, उसने भी बेड़ा गर्क किया, पूरे यूरोप का पीस तबाह किया। फिर जब नेपोलियन आया, उसने भी पूरे यूरोप का पीस तबाह किया। तो फ्रांस कई सालों से एग्रेसिव था। तो इन्होंने कहा कि अब फ्रांस को हमने उसको एक रिंग टाइप स्ट्रॉन्ग स्टेट्स के थ्रू कवर करना है, सराउंड करना है बाय अ रिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग स्टेट्स। फ्रांस को सराउंड करना है ताकि फ्रांस अगर अगली दफा एग्रेशन दिखाए तो ये जो स्ट्रॉन्ग स्टेट्स हैं ये फ्रांस के ऊपर अटैक करें और उसे एग्रेशन की तरफ ना जाने दें। अब ये रिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग स्टेट्स में कौन कौन से थे? नीदरलैंड्स को इन्होंने पावरफुल बनाया, प्रशिया को पावरफुल बनाया, सर्डिनिया को पावरफुल बनाया, ताकि अगर फ्रांस जैसे ही एग्रेशन शो करने की कोशिश करे या फ्रांस के अंदर कोई ऐसा बंदा आए जो नेपोलियन की तरह हो, नेपोलियन जैसे एम्बिशंस रखता हो,
दोबारा से फ्रांस को वॉर्स में घुसाना चाहे तो आप लोगों ने डायरेक्ट फ्रांस के ऊपर अटैक कर देना है, छोड़ना नहीं फ्रांस को, एग्रेशन नहीं करने के लिए छोड़ना, गुस्सा दिखाने के लिए नहीं छोड़ना, क्योंकि अगर फ्रांस गुस्सा दिखाता है तो पूरे यूरोप में पीस चला जाता है, डिस्टर्बेंस आती है। ठीक, अब पर्सनैलिटीज एट कांग्रेस, इस कांग्रेस ऑफ वियना में यूरोपियन जो डिप्लोमेट्स थे वो कौन कौन से थे देखें। ऑस्ट्रिया का बादशाह था एम्परर फ्रांसिस वन प्लस मेटरनिक था। ऑस्ट्रिया से दो बंदे थे, एक उसका बादशाह फ्रांसिस वन और दूसरा मेटरनिक। मेटरनिक ऑस्ट्रियन चांसलर था और यह मशहूर इसीलिए था कि यह बड़ा रिएक्शनरी था, यह एब्सोल्यूट मोनार्की को सपोर्ट करता था और जहां पे भी रेवोल्यूशनरी सेंटिमेंट्स उठते थे मेटरनिक अटैक करता था, उन रेवोल्यूशंस को सप्रेस करता था। इसलिए यूरोप के अंदर यह बड़ा मशहूर था मेटरनिक कि ही इज अगेंस्ट रेवोल्यूशन एंड ही सक्सेसफुली सप्रेसेस द रेवोल्यूशन। तो इसलिए इस कांग्रेस ऑफ वियना को प्रिजाइड भी मेटरनिक कर रहा था, ये इसको एजाज दिया था, क्योंकि जितने भी यूरोपियन डिप्लोमेट्स थे कांग्रेस ऑफ वियना के अंदर, इनमें कोई भी ऐसा नहीं था कि जो रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करे या डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करे। ये जितने भी यूरोपियन डिप्लोमेट्स थे ये सारे एब्सोल्यूट मोनार्क्स थे और ये चाहते थे कि यूरोप के अंदर दोबारा से एब्सोल्यूट मोनार्की आ जाए। आप समझ आई बात की। और मेटरनिक को ये रिवॉर्ड और क्रेडिट इसीलिए दिया क्योंकि मेटरनिक ने अपनी लाइफ में ये दिखाया हुआ था कि जहां भी रेवोल्यूशन आता था मेटरनिक उसको सप्रेस करता था, ऑस्ट्रियन चांसलर था। तो इसलिए मेटरनिक को उन्होंने प्रिजाइड करने दिया कांग्रेस ऑफ वियना को। फिर रशिया से जार अलेक्जेंडर वन था, उसका एम्परर। प्रशिया से फ्रेडरिक विलियम थ्री था, प्रशिया का एम्परर। ग्रेट ब्रिटेन, जीबी लिखा है, ग्रेट ब्रिटेन से लॉर्ड कैसलेग्रा था, इसके देख लेना, मुझे कहीं भी नजर नहीं आ रहा था कि इसको किस तरह प्रोनाउंस करना है। ठीक, फ्रांस से टेलीरेंट था, ये रिप्रेजेंटेटिव था। और ग्रेट ब्रिटेन का ये जो बंदा था लॉर्ड, ये भी रिप्रेजेंटेटिव था। फ्रांस का टेलीरेंट ये भी रिप्रेजेंटेटिव था, एक पॉलिटिशियन था, डिप्लोमेट था। लेकिन ये टेलीरेंट भी एब्सोल्यूट मोनार्की को सपोर्ट करता था, इसीलिए इसे कांग्रेस ऑफ वियना में बिठाया। फिर ये तो बड़ी बिग पावर्स थी, ऑस्ट्रिया, रशिया, प्रशिया, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, दे वर द बिग पावर्स। फ्रांस को आप हटा दो फिलहाल। ऊपर वाली ऑस्ट्रिया, रशिया, प्रशिया, ग्रेट ब्रिटेन, ये चार बिग पावर्स थी। फ्रांस को तो अभी ये लोग पनिश कर रहे हैं ना, फ्रांस को तो इन्होंने अभी दबाना है, सप्रेस करना है, इसलिए अभी फ्रांस को बिग पावर मत समझो। ये सिर्फ बिग पावर्स थी, ऑस्ट्रिया, रशिया, प्रशिया, जीबी। इसके अलावा भी जो यूरोप के स्मॉल कंट्रीज थे उनके रिप्रेजेंटेटिव्स भी मौजूद थे इस कांग्रेस में। रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ अदर स्मॉल यूरोपियन कंट्रीज वर आल्सो प्रेजेंट इन द कांग्रेस। ठीक, तो ये थी पर्सनैलिटीज एट कांग्रेस। अब आओ प्रिंसिपल्स ऑन विच कांग्रेस बेस्ड इट्स सेटलमेंट, किस प्रिंसिपल पे ये ऑपरेट कर रही थी कांग्रेस ऑफ वियना। सबसे पहला था प्रिंसिपल ऑफ लेजिटिमेसी। इसका मतलब है कि लेजिटिमेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सी होनी चाहिए जब हम यूरोप के अंदर टेरिटोरियल सेटलमेंट्स करेंगे। उसके अलावा एब्सोल्यूट मोनार्की की जब हम बात करेंगे तो लेजिटिमेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होनी चाहिए पूरे यूरोप के अंदर, तो वो थी टू रिस्टोर एब्सोल्यूट मोनार्की। इनमें से हर एक यूरोपियन डिप्लोमेट, ये जितनी पर्सनैलिटीज यहां पे बैठी हुई थी, एब्सोल्यूट मोनार्की को सपोर्ट करती थी। इन यूरोपियन डिप्लोमेट्स के मुताबिक प्रिंसिपल ऑफ लेजिटिमेसी इज एब्सोल्यूट मोनार्की, टू रिस्टोर एब्सोल्यूट मोनार्की इन यूरोप। प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस ऑफ पावर, सेकंड प्रिंसिपल, कि किसी भी कंट्री को ऐसे उठने ना दो कि वो पूरे यूरोप का पीस डिस्टर्ब करे, लोगों के साथ लड़ता रहे। क्योंकि इन्होंने फ्रांस की कंडीशन देख ली थी जब नेपोलियन फ्रांस में था। फ्रांस ने पेनिनसुलर वॉर लड़ी, बहुत सी लड़ाइयां लड़ी, पूरे यूरोप के साथ लड़ता रहा। तो इसलिए इन्होंने कहा कि बैलेंस ऑफ पावर होगा। ये जो चार बिग पावर्स हैं, ऑस्ट्रिया, रशिया, प्रशिया, ग्रेट ब्रिटेन, ये जो चार बिग पावर्स हैं, इनके दरमियान बैलेंस ऑफ पावर होगा। ऐसे नहीं होगा कि कोई कंट्री उठ जाए और फिर दोबारा से सारे कंट्रीज के साथ लड़े और पूरे यूरोप का पीस तबाह करे। ठीक, थर्ड प्रिंसिपल देखो इसका, कांग्रेस ऑफ वियना का, सेपरेशन ऑफ रिपब्लिक एंड रिवोल्यूशनरी सेंटिमेंट्स। क्योंकि ये सारे यूरोपियन डिप्लोमेट्स जो थे एब्सोल्यूट मोनार्क थे, या जो रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे हुए थे जैसे फ्रांस का टेलीरेंट हो गया, ये भी एब्सोल्यूट मोनार्की चाहते थे। तो इन्होंने कहा कि हम जितने भी सेंटिमेंट्स होंगे रेवोल्यूशनरी उनको सप्रेस करेंगे। रेवोल्यूशनरी जितने भी लोग होंगे जो रेवोल्यूशन चाहते हैं उन्हें फोर्सफुली सप्रेस किया जाएगा, क्योंकि रेवोल्यूशन की वजह से बेड़ा गर्क हुआ है यूरोप का, उसको सप्रेस किया जाएगा। जो रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहते हैं उनको भी सप्रेस किया जाएगा। सिर्फ एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी, लेजिटिमेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वो होगी एब्सोल्यूट मोनार्की। ठीक, अब कांग्रेस ऑफ वियना में जो यूरोपियन डिप्लोमेट्स बैठे हुए हैं वहां पे कुछ डिफरेंसेस आए, डिफरेंसेस अमंग बिग एंड स्मॉल पावर्स। अभी जो कांग्रेस हो रही है इसमें कुछ डिफरेंसेस आते हैं बिग पावर्स और स्मॉल पावर्स के दरमियान। बिग पावर्स ऑस्ट्रिया, रशिया, प्रशिया, और ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ
स्मॉल पावर्स हैं, इनके दरमियान में डिफरेंसेस आते हैं। किस तरह? देखो, पहला डिफरेंस आता है फ्यूचर ऑफ फ्रांस। 4 बिग पावर्स वर डिसाइडिंग द फ्यूचर ऑफ फ्रांस निग्लेक्टिंग अदर्स। ये जो फ्रांस का फ्यूचर है, ये कौन डिसाइड कर रहा था कि फ्रांस के ऊपर इंडेमनिटी लगेगी, आर्मी वहां पे डिप्लॉय करेंगे हम, ठीक है? ये सारा का सारा ऑस्ट्रिया, रशिया, प्रशिया और ग्रेट ब्रिटेन ये डिसाइड कर रहा था। ये जो स्मॉल कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे हुए थे, इनसे पूछ ही नहीं रहे थे, उनको निग्लेक्ट किया हुआ था। तो पहला डिफरेंस बिग और स्मॉल पावर्स के दरमियान ये आया कि फ्यूचर ऑफ फ्रांस सिर्फ बिग पावर्स ही डिसाइड कर रहे हैं। तो फिर हम क्यों बैठे हुए हैं? स्मॉल कंट्रीज के डिप्लोमेट्स कहते थे कि व्हाई वी आर सिटिंग हियर इन द कांग्रेस, जब सब कुछ आप ही ने डिसाइड करना है फ्रांस के हवाले से, तो फिर हमें क्यों बिठाया हुआ है? पहला फ्यूचर ऑफ फ्रांस पे डिफरेंसेस आए। दूसरी बात, डिफरेंसेस ओवर पोलैंड एंड सैक्सनी। रशिया ने ये 2 इलाके कब्जा किए हुए थे, पोलैंड और सैक्सनी। रशिया ने इन 2 इलाकों को कब्जा किया। उसके बाद रशिया ने एक ऑफर की थी कि मैं पोलैंड को ऑस्ट्रिया एंड प्रशिया के दरमियान डिवाइड करूंगा। रशिया प्रॉमिस्ड टू डिवाइड पोलैंड विद ऑस्ट्रिया एंड प्रशिया, बट एट द 11th hour रशिया स्टेप्ड बैक फ्रॉम हिज प्रॉमिस। इस बात को गौर से सुने। रशिया ने पोलैंड और सैक्सनी को कब्जे में किया हुआ था और यह प्रॉमिस किया था रशिया ने कि मैं इस पोलैंड को, पहले पोलैंड का सुने फिर सैक्सनी का समझते हैं, कि मैं पोलैंड को ऑस्ट्रिया और प्रशिया के दरमियान डिवाइड करूंगा। यह प्रॉमिस किया था रशिया ने। लेकिन जब रशिया का एम्परर यहां पे बैठा हुआ था, जार अलेक्जेंडर वन, तो उसने कहा कि नहीं, अभी मेरा कोई इरादा नहीं है पोलैंड को ऑस्ट्रिया और प्रशिया के दरमियान डिवाइड करने का। तो जाहिर बात है ऑस्ट्रिया और प्रशिया ने प्रोटेस्ट किया। ऑस्ट्रिया और प्रशिया ने कहा कि यार, आपने पहले कहा था कि मैं पोलैंड को डिवाइड करूंगा, 2 हिस्से करूंगा, ऑस्ट्रिया को भी दूंगा, प्रशिया को भी दूंगा, अब आप कह रहे हो कि मैं नहीं करता डिवाइड। हालात खराब होने लगे, बहस स्टार्ट हो गई, ठीक। और दूसरी बहस की वजह बनी, रशिया ने ऑफर की कि मैं सैक्सनी पूरा का पूरा प्रशिया को दे दूंगा। पहले पोलैंड पे डिबेट चल रही है, ऊपर से रशिया कह रहा है कि मैं सैक्सनी पूरा का पूरा किसको दे दूंगा? प्रशिया को दे दूंगा, जिसपे ऑस्ट्रिया ने एतराज किया कि फिर मेरा क्या होगा? एक तो उधर से आप मुझे पोलैंड का कुछ नहीं दे रहे, ऊपर से सैक्सनी से भी कुछ नहीं दे रहे, पूरा का पूरा सैक्सनी आप प्रशिया को दे रहे। तो फिर मसला खराब होने लगा, डिबेट ज्यादा होने लगी। फिर ये जो फ्रांस का टेलीरेंट था, ये बंदा, इसने थोड़ा सा डिप्लोमेटिक एक अंदाज में इस मसले को हल किया। वो किस तरह हल किया, मैं इसको इरेज करके लिख देता हूं कि किस तरह ये पोलैंड और सैक्सनी को डिवाइड किया गया। फिर उसके बाद हम टेरिटोरियल सेटलमेंट्स पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम इस पे क्रिटिसिज्म पढ़ेंगे कांग्रेस ऑफ वियना पे। मैं इसको इरेज करके लिखता हूं, नोट कर लें जी। तो आ जाए देखें डिफरेंसेस बिटवीन पोलैंड एंड सैक्सनी। इस डिफरेंसेस को फ्रांस का जो रिप्रेजेंटेटिव था टेलीरेंट, उसने मिटिगेट किया कि भाई हालात खराब हो रहे हैं, कहीं ये ना हो कि ये बिग पावर्स आपस में ही रशिया, ऑस्ट्रिया, प्रशिया लड़ने लग जाए और कांग्रेस ऑफ वियना टूट जाए। तो उसने अपने डिप्लोमेटिक माइंड से इसको रिजॉल्व करने की कोशिश की। वो रेजोल्यूशन कैसे हुई देखें। पोलैंड को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया। एक हिस्सा ग्लेशिया, इसका जो पोलैंड का एक हिस्सा है गैलिशिया, वो ऑस्ट्रिया को दिया, पोजन प्रशिया को दिया, और पोलैंड का जो लाइन्स शेयर था, ज्यादा हिस्सा, वो रशिया को दिया। टेलीरेंट ने कहा कि यार चलो ऑस्ट्रिया, प्रशिया, उसको कुछ तो मिल रहा है ना। रशिया ने तो बिल्कुल इंकार कर दिया था कि भाई मुझे, अब मेरा इरादा नहीं है कि मैं पोलैंड को डिवाइड करूं, अब ये सारा का सारा पोलैंड में अपने पास रखूंगा। तो टेलीरेंट ने कहा कि यार चलो कुछ ना कुछ तो मिल रहा है ना, एक्सेप्ट कर लो। ऑस्ट्रिया को भी कहा, प्रशिया को भी कहा कि तुम, ऑस्ट्रिया को कहा गैलिशिया ले लो, प्रशिया को कहा पोजेन ले लो, कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है, ठीक। और रशिया को कहा कि भाई आप लाइन्स शेयर ले लो, पोलैंड का ज्यादा हिस्सा आप ले लो, ठीक। इसी तरह रशिया ने कहा था कि मैं सैक्सनी पूरा का पूरा प्रशिया को दूंगा, जिसपे ऑस्ट्रिया ने एतराज किया था कि अगर आप पूरा का पूरा सैक्सनी प्रशिया को दे दोगे तो उसकी टेरिटरी बढ़ जाएगी, मुझे उससे खतरा है। तो फिर यह फैसला किया गया कि सैक्सनी में सिर्फ 2/5 ऑफ सैक्सनी प्रशिया को दिया जाएगा, ठीक। अब आता है कांग्रेस ऑफ वियना की टेरिटोरियल सेटलमेंट। कैसे हुई ये टेरिटोरियल सेटलमेंट? नेपोलियन ने अपने दौर में, फ्रांस में जब वो था, तो उसने पूरे यूरोप में लड़ाइयां कर 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 के बहुत से इलाके अपने कब्जे में कर लिए थे। तो जाहिर बात है अब नेपोलियन चला गया है, फ्रांस का फ्यूचर डिसाइड करना है, तो जो इलाके नेपोलियन ने कब्जा किए थे अब वो इलाके वापस रिस्टोर करने हैं। तो टेरिटोरियल सेटलमेंट हुई। देखिए फ्रांस की जो बाउंड्रीज थी रिड्यूस टू 1790, जो 1790 में फ्रांस की बाउंड्रीज थी उस हद तक इसको रिड्यूस कर दिया।
तो जो एक्स्ट्रा इलाके कब्जा किए हुए थे वो फ्रांस की बाउंड्री से निकल गए, अब उन इलाकों को डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक, तो फ्रांस की बाउंड्रीज को रिड्यूस किया और रिड्यूस करने की वजह से बहुत से इलाके अब फ्रांस के कब्जे से हट गए, तो अब उनकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी। बॉर्बन्स रीस्टोर्ड इन फ्रांस, और फ्रांस में दोबारा से बादशाह का निजाम ले आए, वही रॉयल फैमिली को दोबारा से रिस्टोर किया, लुइस 18 आया। ठीक, अब देखिए टेरिटोरियल सेटलमेंट में हॉलैंड रिसीव्ड बेल्जियम, हॉलैंड को बेल्जियम दिया। प्रशिया को कौन कौन से इलाके मिले? पोजेन, ठीक, पोलैंड का ये देख रहे हो पोजेन, ये प्रशिया को मिला। पोमरानिया मिला, 2/5 ऑफ सैक्सनी प्रशिया को मिला। रेहनिश प्रोविंसेस मिले। ऑस्ट्रिया को क्या क्या मिला? चूंकि ऑस्ट्रिया कांग्रेस ऑफ वियना को प्रिजाइड कर रहा था, मेटरनिक चांसलर प्रिजाइड कर रहा है, तो ऑस्ट्रिया के हक में थोड़े ज्यादा इलाके चले गए। ठीक, ऑस्ट्रिया को मिला लोम्बार्डी, विनीशिया, गैलिशिया, ये देखो गैलिशिया यहां से मिला। और जर्मन कॉन्फेडरेशन, ये 200 स्मॉल स्टेट्स थी जर्मन कॉन्फेडरेशन की, 200 स्मॉल स्टेट्स, वो सारी की सारी ऑस्ट्रिया को मिल गई। अब क्रिटिसिज्म में हम पढ़ेंगे ये सारा कि क्रिटिसिज्म किस तरह का हुआ इस पे, वो भी पढ़ेंगे। ठीक, इन इलाकों को आप लोगों ने याद रखना है। जब हम यूनिफिकेशन ऑफ इटली पढ़ेंगे, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी पढ़ेंगे, तो हम यही चीज देखेंगे कि किस इलाके के पास कौन कौन से कंट्रीज थे जो लेने पड़े वॉर्स के थ्रू। तो इसलिए इनको अभी से याद कर लो कि किस कंट्री के पास कौन कौन से इलाके हैं। ठीक, जैसे अभी ऑस्ट्रिया के पास जर्मन कॉन्फेडरेशन है पूरा का पूरा, तो जब यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी होता है तो ऑस्ट्रिया से ये जर्मन कॉन्फेडरेशन पूरा का पूरा लिया जाता है, तो वहां पे आपको फिर ये समझने में इजी रहेगा। ठीक, रशिया को कौन कौन से इलाके मिले? पोलैंड का लाइन्स शेयर मिला और फिनलैंड मिला। सार्डिनिया को पाइडमंट मिला, सेवॉय मिला, नाइस मिला, जेनोआ मिला। ये जो जेनोआ है ना, इसमें पहले रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, लेकिन अब जब कांग्रेस ऑफ वियना में जितने भी यूरोपियन डिप्लोमेट्स थे, इनका एक ही मकसद था कि एब्सोल्यूट मोनार्की होगी और कोई रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं होगी पूरे यूरोप में। इसलिए जेनोवा तो पहले से रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, लेकिन कांग्रेस ऑफ वियना की टेरिटोरियल सेटलमेंट के बाद इसे सार्डिनिया के अंडर कर दिया और इसके ऊपर भी एब्सोल्यूट मोनार्की आ गई। इसकी जो रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी वो खत्म कर दी। ये भी क्रिटिसिज्म में आता है कि प्रिंसिपल ऑफ नेशनैलिटी इग्नोर कर दिया इन्होंने। ग्रेट ब्रिटेन को क्या मिला? जीबी को माल्टा, मॉरिशियस, केप कॉलोनी और हेलिगोलैंड। ठीक, ये थी टेरिटोरियल सेटलमेंट। अब आता है क्रिटिसिज्म ऑन कांग्रेस ऑफ वियना। इस पे क्या क्रिटिसिज्म होता है कांग्रेस ऑफ वियना पे? प्रिंसिपल ऑफ लेजिटिमेसी सेट असाइड। हमने पहले पढ़ा था ना कि जिस प्रिंसिपल्स पे कांग्रेस ऑफ वियना चल रही है, सबसे पहला था प्रिंसिपल ऑफ लेजिटिमेसी। और लेजिटिमेसी में हमने क्या पढ़ा था? लेजिटिमेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू यूरोपियन डिप्लोमेट्स इज एब्सोल्यूट मोनार्की। पहला क्रिटिसिज्म यही बन रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ लेजिटिमेसी सेट असाइड, जो इनका लेजिटिमेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का नारा था, स्लोगन था कि हम एब्सोल्यूट मोनार्की लाएंगे, उस प्रिंसिपल को इन लेटर एंड स्पिरिट तो फॉलो ही नहीं किया। ये जो जर्मन कॉन्फेडरेशन की 200 स्टेट्स हैं, ये सारे 200 प्रिंसेस थे इसके ऊपर। जब ये ऑस्ट्रिया के अंडर इसको लाया गया जर्मन कॉन्फेडरेशन को, तो उन प्रिंसेस को रिस्टोर नहीं किया। तो आपने अपनी कांग्रेस ऑफ वियना में पहले तो कहा था कि हम जितने भी एब्सोल्यूट मोनार्क्स होंगे उनको दोबारा रिस्टोर करेंगे, तो फिर इनके 200 जर्मन कॉन्फेडरेशन के स्टेट्स के जो प्रिंसेस थे उनको क्यों रिस्टोर नहीं किया? प्रिंसेस थे ना, कौन सा कोई रिपब्लिकन्स थे? चलो रिपब्लिकन्स होते तो हम आपकी बात मान लेते, थे तो वो भी मोनार्क्स, तो उनको आपने रिस्टोर ही नहीं किया। सारा का सारा जर्मन कॉन्फेडरेशन उठा के ऑस्ट्रिया के अंडर कर दिया। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ नेशनैलिटी इग्नोर्ड। अब अगर जर्मन कॉन्फेडरेशन के अंदर प्रिंसेस हैं तो वो जर्मन ओरिजिन रखते हैं, जर्मन रेस से बिलोंग करते हैं वो मोनार्क्स, और आपने इस जर्मन रेस को डिग्रेड किया। क्यों? क्योंकि आपने पूरा का पूरा जर्मन कॉन्फेडरेशन उठा के ऑस्ट्रिया के अंडर रख दिया। तो ऑस्ट्रियन रेस का जो बंदा है, नेशनैलिटी का जो बंदा है, ऑस्ट्रियन मोनार्क, वो जर्मन कॉन्फेडरेशन के ऊपर रूल कर रहा है, जर्मन रेस के ऊपर रूल कर रहा है। प्रिंसिपल ऑफ नेशनैलिटी इग्नोर्ड। फिर जेनोआ का केस देखो, जेनोआ पहले से रिपब्लिकन था। ठीक, तो रिपब्लिकन था, नेशनल बेसिस पे बना हुआ था रिपब्लिकन, आपने उसको उठा के मोनार्की के अंडर कर दिया, उनकी नेशनैलिटी का ख्याल ही नहीं रखा। प्रिंसिपल ऑफ नेशनैलिटी इग्नोर्ड। ग्रीड एंड सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ बिग पावर्स। कहते हैं कि पूरा कांग्रेस ऑफ वियना ग्रीड एंड सेल्फ इंटरेस्ट था बिग पावर्स का। बिग पावर्स में कौन कौन सी? 4 बिग पावर्स, रशिया, प्रशिया, ऑस्ट्रिया, ग्रेट ब्रिटेन। इनको इलाके चाहिए थे, ज्यादा से ज्यादा इलाके चाहिए थे ताकि अपनी टेरिटरीज को बढ़ा सकें। देख लो, प्रशिया को इतने बहुत इलाके मिले, ऑस्ट्रिया को इतने ज्यादा इलाके मिले, रशिया ने पोलैंड का लाइन शेयर फिनलैंड लिया,
ठीक, सार्डिनिया तो चलो इतना बड़ा बिग पावर नहीं था, वो बाद में बनता है, लेकिन सार्डिनिया को इसलिए स्ट्रांग बनाया था क्योंकि हमने पीछे पढ़ा था कि फ्रांस को एक रिंग ऑफ स्ट्रांग स्टेट से घेरना है, तो इसलिए सार्डिनिया को ये इलाके दिए गए, इसको थोड़ा स्ट्रांग बनाया गया। ग्रेट ब्रिटेन को देखो इतने इलाके मिले, तो ये सारा ग्रीड एंड सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ बिग पावर्स था, उन्हें इलाके चाहिए थे। 200 की 200 जर्मन कॉन्फेडरेशन जो 200 स्टेट्स थी वो पूरी की पूरी ऑस्ट्रिया को दे दी, और सिर्फ इस वजह से कि ऑस्ट्रिया जो है प्रिजाइड कर रहा है और इसका जो मेटरनिक है चांसलर, वो बड़ा आयरन हैंड के साथ डील करता है रेवोल्यूशनरीज के साथ। फ्यूचर ऑफ फ्रांस वाज डिसाइडेड बाय ओनली 4 बिग पावर्स, ऑस्ट्रिया, रशिया, प्रशिया, ग्रेट ब्रिटेन। पूरे के पूरे फ्रांस का फ्यूचर ये 4 कंट्रीज डिसाइड कर रहे हैं। तो फिर ये क्रिटिसिज्म बनता है कि जो स्मॉलर रिप्रेजेंटेटिव कंट्रीज आए थे जिनकी रिप्रेजेंटेशन थी, उनका तो कोई से था ही नहीं। सार्डिनिया का कोई से नहीं, होलैंड का कोई से नहीं, डेनमार्क भी था इस कांग्रेस ऑफ वियना में, डेनमार्क का किंग बैठा था, उससे कुछ नहीं पूछा फ्यूचर ऑफ फ्रांस के बारे में। सारा का सारा इस 4 कंट्रीज ने, ऑस्ट्रिया, रशिया, प्रशिया, ग्रेट ब्रिटेन, इन्होंने फ्यूचर ऑफ फ्रांस तय किया है। निग्लेक्टेड द अदर रिप्रेजेंटेटिव्स बिलोंगिंग टू अदर कंट्रीज, स्मॉलर कंट्रीज ऑफ यूरोप। ठीक, फ्यूचर ऑफ फ्रांस वाज डिसाइडेड विदाउट इट्स कंसल्टेशन। पूरे के पूरे फ्रांस का फ्यूचर डिसाइड किया, फ्रांस का रिप्रेजेंटेटिव भी बैठा हुआ है टेलीरैंड, उससे कुछ कंसल्ट नहीं किया। सारा का सारा इन 4 बिग पावर्स ने, ऑस्ट्रिया, रशिया, प्रशिया, ग्रेट ब्रिटेन, इन्होंने अपनी मर्जी से फ्यूचर ऑफ फ्रांस डिसाइड किया है, फ्रांस से कंसल्ट ही नहीं किया कि आप क्या चाहते हो। ठीक, अच्छा, बोर्बन्स को रिस्टोर किया लुइस 18 को, लेकिन लुइस 18 को कांग्रेस ऑफ वियना में बुलाया नहीं, बुलाया है तो सिर्फ फ्रांस का एक रिप्रेजेंटेटिव टेलीरैंड। ठीक, फ्यूचर ऑफ होल यूरोप वाज डिसाइडेड बाय 4 बिग पावर्स ओनली। और एक ब्रॉडर सेंस में क्रिटिसिज्म ये बनता है कि क्योंकि इन्होंने ना पूरा पॉलिटिकल मैप रीड्रॉ किया। ये देखो, ये जो कंट्रीज, मुख्तलिफ कंट्रीज दूसरे कंट्रीज को मिले हैं, देखो प्रशिया को ये मिले, ऑस्ट्रिया को ये मिले, तो इट मींस कि पॉलिटिकल मैप यूरोप का रीड्रॉ हुआ है। ठीक, ऑस्ट्रिया की टेरिटरी बढ़ गई, उसका मैप में हिस्सा बढ़ गया, प्रशिया की टेरिटरी बढ़ गई, उसका मैप में हिस्सा बढ़ गया। तो रीड्रॉ द पॉलिटिकल मैप ऑफ यूरोप। लेकिन 4 बिग पावर्स ने ये किया, पूरे यूरोप का पॉलिटिकल मैप रीड्रॉ किया, ओनली 4 बिग पावर्स, ऑस्ट्रिया, रशिया, प्रशिया, ग्रेट ब्रिटेन। बाकी जो स्मॉलर स्टेट्स थी, जो स्मॉलर कंट्रीज थे, जिनके रिप्रेजेंटेटिव्स कांग्रेस ऑफ वियना में बैठे हुए थे, उनसे कोई डिसीजन नहीं लिया। ठीक, ये समझ आया? चलें, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।